आज 15 नंबर आपके हाथ में होगा, क्योंकि जो एमडीसी पेपर सोशियोलॉजी होता है ना, उसके अंतर्गत एक एक नंबर का क्वेश्चन नहीं आता है, 5-5 नंबर का क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, एक ही बार 2-3 बार पूछा गया है। जो एक ही क्वेश्चन है वो 2-3 बार पूछा गया है, तो हम उसको एक ही बार लिखें। ठीक है, ये सारा क्वेश्चन आप पढ़ के जाइए, 15 नंबर आपके हाथ में होगा दोस्तों, पक्का इन्हीं के अंदर से आपका 5-5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो हम सभी का आंसर देखो दोस्तों, एक एक करके हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझ लो जिसमें टिकॉट किया गया इसका आंसर आप ऑलरेडी पहले से जानते हो। जैसा समाजशास्त्र का क्षेत्र है, ये आप बड़ा क्वेश्चन में पढ़े होंगे लॉन्ग आंसर में, तो वही वाला चीज़ यहाँ पे आपको लिखना है। संस्कृति के बारे में भी आप पढ़े होंगे, लॉन्ग क्वेश्चन है इस पर, ठीक है, बड़ा वाला आंसर, तो ये हो जाएगा आपका। संयुक्त परिवार के बारे में आप पढ़े होंगे, जब परिवार के बारे में पढ़ रहे होंगे तो उसी टाइम संयुक्त परिवार भी आया होगा उसमें। ठीक है, सामाजिकरण जो है इसके बारे में पढ़े होंगे। वर्ग के बारे में पढ़े होंगे, जब मैंने जाति का वीडियो बना करके दिया था, जाति वाला क्वेश्चन करवाया था, उसमें वर्ग के बारे में बताया गया। समूह, सामाजिक समूह या तो समूह, बात एक ही है दोस्तों, इसमें अगर कहीं सामाजिक अगर जुड़ा हुआ तो आपको घबराना नहीं है। ठीक है, तो जिसमें टिकॉट किया गया ये क्वेश्चन आप पहले से ऑलरेडी जानते हैं, इसका आंसर करवा दिया गया एक बड़ा वीडियो में, लेकिन आंसर 5 नंबर का तो आपको छोटा लिख देना है। ठीक है, पूरा बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है। बाकी जो ये वाला क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन, ठीक है, ये सब क्वेश्चन और ये सब क्वेश्चन जो नहीं करवाएंगे वो मैं आपको करवा देता हूँ। ठीक है, चलिए सबसे पहला है दोस्तों संघर्ष। संघर्ष क्या है हमारा? ठीक है, तो अर्थ समझते हैं। संघर्ष देते चाहे तो सामाजिक संघर्ष देते, बात एक ही पड़ता है। तो सामाजिक संघर्ष का अर्थ है समाज में व्यक्तियों या समूहों के बीच संघर्ष होना, यानी समाज में व्यक्ति के बीच या तो समूह के बीच लड़ाई हो जाना, संघर्ष हो जाना। ठीक है, सामाजिक संघर्ष एक ऐसी स्थिति है दोस्तों जब दो या दो से अधिक समूहों या तो व्यक्तियों के बीच मतभेद हो जाता है या कोई भी चीज़ का विरोध हो जाता है तो टकराव उत्पन्न होने लगता है। अब हालांकि आप लोग संघर्ष के बारे में समझ गए होंगे। सामाजिक संघर्ष एक ऐसी स्थितियां हैं जहां लोग, समूह या संगठन अपने विचारों, मूल्यों, लक्ष्यों या संसाधनों के बारे में असंतोष रहते हैं, मतलब एक दूसरे से मैच नहीं खाते हैं, एक दूसरे से असंतोष रहते हैं, विरोध करते हैं। यह संघर्ष अक्सर शक्ति का असंतुलन हो जाता है। लोग अपने शक्ति को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, समाज में असमानता फैल जाती है, हितों के प्रति प्रतिस्पर्धा, अपने अपने लोग हितों का बस देखते हैं, दूसरे के हितों को नहीं देखते हैं, ये सब चीज़ें उत्पन्न होने लगता है। सामाजिक संघर्ष कई कारणों के कारण हो सकता है, जैसे कि शक्ति का असमान होना, यानी शक्तियों के पास असमान होना, सभी के पास एक जैसा शक्ति नहीं होना, आर्थिक असमानता, सामाजिक असमानता, जातीय धार्मिक मतभेद, ये सब कारण से क्या हो सकता है, लड़ाई झगड़ा हमारा समाज में देखने को मिल सकता है। सामाजिक संघर्ष का कारण देखिए दोस्तों, जातिगत संघर्ष, अलग अलग प्रकार के जाति रहते हैं उसके बीच संघर्ष हो सकता है, वर्गों के बीच संघर्ष हो सकता है, लिंग आधारित संघर्ष, महिलाओं पुरुषों में भेदभाव, धार्मिक संघर्ष, धर्म रूप से संघर्ष हो सकता है, सांस्कृतिक रीति रिवाज में संघर्ष हो सकता है, समाज में भेदभाव के कारण संघर्ष हो सकता है, संसाधनों की कमी, मान लो कि समाज में कोई भी चीज़ आया सरकारी फंड और वो सभी को नहीं मिल पाया तो वहाँ संसाधन की कमी हो गया, इसके वजह से भी संघर्ष हो सकता है। ठीक है, आप और भी बढ़ा चढ़ा के लिख सकते हैं संघर्ष से क्या क्या नुकसान हो सकता है, जान माल की खतरा हो सकता है, संपत्ति का नुकसान हो सकता है, किसी का जान भी जा सकता है लड़ाई झगड़े में। ठीक है, तो ये भी आप लिख सकते हैं, 5 नंबर का है। ठीक है, ज़्यादा ज़्यादा आपको 1 पेज 1.5 पेज लिखना है। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको नहीं लिखना है। चलिए संघर्ष हो गया, आपको हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों अब अगस्त कॉम्ट के बारे में। ठीक है, अगस्त कॉम्ट के बारे में, ये अगस्त कॉम्ट एक व्यक्ति हैं जिसके बारे में आपको हो सकता है एग्जाम में दे दे। देखिए दोस्तों, ज़्यादा आपको रटा नहीं मारना, जो समझ में आ रहा है ठीक है, नहीं आ रहा है वो आप आगे बढ़ते चलें। ठीक है, अगस्त कॉम्ट जो 1798 से लेकर के 1857 तक चले थे। ठीक है, एक फ्रांसीसी दार्शनिक थे। ठीक है, फ्रांस के दार्शनिक थे और समाजशास्त्री भी थे। ठीक है, जिन्होंने समाजशास्त्र को एक स्वतंत्र विज्ञान के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, मतलब एक समाजशास्त्र को बहुत आगे ले जाने में ये उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण निभाया। इसी के बारे में आपको चढ़ा बढ़ा के लिखना है। ठीक है, उनका जीवन परिचय इस प्रकार है। ठीक है, इन्होंने समाजशास्त्र को बहुत ही आगे ले जाने का काम किया, उनको स्वतंत्र करने का काम किया समाजशास्त्र को। ठीक है, कौन? अगस्त कॉम्ट ने। इनका प्रारंभिक जीवन और शिक्षा देखते हैं। अगस्त कॉम्ट का जन्म 19 जनवरी 1798 को फ्रांस के मोंटपेलियर में हुआ था। ठीक है, कहाँ पे हुआ था? मोंटपेलियर में। अब ये आपको नाम याद नहीं रहता था आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, बस आपको इतना याद रखना कि फ्रांस में हुआ था। ठीक है, अगर ये आपको मोंटपेलियर याद नहीं रहता तो आपको इसको छोड़ सकते हैं। और जो ये हमारे थे ना अगस्त कॉम्ट, उनके पिता एक सरकारी अधिकारी थे। कॉम्ट ने अपनी शिक्षा पेरिस के पॉलिटेक्निक स्कूल में प्राप्त किए। ठीक है, जहाँ उन्होंने गणित और विज्ञान का अध्ययन किया, और विज्ञान को उन्होंने समाजशास्त्र से जोड़ने का काम किया। विरासत देखते हैं दोस्तों, अगस्त कॉम्ट जो थे कि जो विरासत उन्होंने समाजशास्त्र और दर्शन के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन्होंने बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान दिया समाजशास्त्र में। उन्होंने समाजशास्त्र को एक स्वतंत्र विज्ञान के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके विकास के लिए एक मजबूत आधार प्रदान किया, यानी कि किसके विकास के लिए? समाजशास्त्र के विकास के लिए। उनके विचारों ने बाद के समाजशास्त्रियों और दार्शनिकों को प्रभावित किया। और उसके बाद देखो, जो अगस्त कॉम्ट के बाद के जो हमारे विद्वान लोग आए ना, समाजशास्त्री लोग आए ना, वो भी इनसे बहुत कुछ सीखें
और जानकारियाँ प्राप्त की हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया दोस्तों। अब आते हैं नेक्स्ट हमारा सभ्यता के बारे में। अगर सभ्यता के बारे में दे दे तो आपको क्या राइट। अब आते हैं हम लोग सभ्यता पर। ठीक है, तो सभ्यता का अर्थ है उन नगरों या नगर निवासियों से है जो एक स्थान पर अस्थायी रूप से निवास करते हैं। मतलब उन नगरों से या तो नगर निवासियों से, उन जगहों से जहाँ पे व्यक्ति एक जगह में अस्थायी रूप से निवास करते हैं, शिक्षित होते हैं तथा जिनका व्यवहार जटिल है। व्यवहार जटिल मतलब उनका जीवन एक साधारण नहीं होता, बल्कि जीवन जीना एक जटिल प्रक्रिया होती है, जो एक खास क्षेत्रों में रहते हैं। ठीक है, अन्य शब्दों में उच्च एवं विकसित संस्कृति को ही सभ्यता कहा जाता है। देखो, अन्य शब्दों में कहना तो उच्च एवं विकसित संस्कृति। मान लो कि हम लोग 10-20 लोग या तो 50 लोग कहीं एक जगह रह गए हैं। ठीक है, तो हमारा जो संस्कृति है वो उच्च हो गया, मतलब हमारा संस्कृति का विकास हो गया। ठीक है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं सभ्यता। वो हमारा एक सभ्यता बन जाता है। जब संस्कृति का विकास होता है ना, तो हमारा क्या बन जाता है, सभ्यता बन जाता है। सभ्यता की विस्तृत विशेषताएं देखो। शहरीकरण, सभ्यता के विकास में शहरीकरण का उदय एक महत्वपूर्ण कदम है। मान लो गांव से हमारा शहरीकरण बन गया, हम लोग गांव में रहते थे, अब शहर में रहने लगे, तो कहीं ना कहीं हमारा जो संस्कृति सभ्यता वो हमारा क्या हो गया, उनका विकास हो गया। शहर कृषि और अन्य गतिविधियों के लिए केंद्र के रूप में कार्य करते हैं, जिससे जनसंख्या में वृद्धि होती है। ठीक है, कृषि देखते हैं, जनसंख्या में वृद्धि होगा तो हमारा संस्कृति और भी बढ़ेगा ना। कृषि, कृषि सभ्यता के लिए एक और महत्वपूर्ण विशेषता है। कृषि से लोगों को अधिक भोजन प्राप्त होता है, जिससे जनसंख्या में वृद्धि होती है। देखो, कृषि से क्या होगा, सभी व्यक्ति को भोजन प्राप्त मिलेगा, सभी लोग रहेंगे। ठीक है, ज़्यादा दिन तक जीवित रहेंगे और उसका संस्कृति सभ्यता भी क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। लिखित भाषा, लिखित भाषा जानकारी को रिकॉर्ड और संचार करने के लिए आवश्यक है, जिससे सभ्यता के ज्ञान और संस्कृति को आगे बढ़ाया जा सकता है। देखो, अगर कोई भाषा लिखा गया ना, तो हमारा संस्कृति रीति रिवाज को आगे बढ़ाने में काम करती है। हमारे आने वाले बच्चे भी उस भाषा को पढ़ पाएंगे और समझ पाएंगे कि हमारा संस्कृति की भाषा क्या है, हमारे सभ्यता की भाषा क्या है। सामाजिक विभाजन देखो, सभ्यताएं विभिन्न सामाजिक समूह में विभाजित होती है, जैसे कि शासक, पुजारी, सैनिक और सामान्य नागरिक। देखो, जो समाज का विभाजन है ना, अलग अलग भागों में होता है। कोई शासक होता है, कोई पुजारी होता है, कोई सैनिक होता है, कोई सामान्य होता है। मतलब समाज में अलग अलग प्रकार के जाति होते हैं, जैसे कि आप लोग सुने होंगे ब्राह्मण जाति, क्षत्रिय जाति, शूद्र जाति। ठीक है, ये सब जाति। कला देखो, समाज में अलग अलग लोगों के पास अलग अलग कला होता है। कोई मूर्ति कला होता है, कोई चित्र कला होता है, कोई वस्तु कला होता है, किसी किसी के पास दूसरा चीज़ के बारे में ज्ञान होता है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं दोस्तों अंत समूह। अंत समूह मतलब अपने अंदर की समूह। जैसे हो गया आपका परिवार, परिवार में हम लोग अंत समूह उसको कह सकते हैं, क्योंकि उसके अंतर्गत बहुत सारे समूह के लोग रहते हैं। समूह मतलब जहाँ पे 1-2 व्यक्ति से अधिक लोग रहते हैं। तो परिवार में हम लोग 2 से अधिक व्यक्ति रहते कि नहीं रहते हैं, तो वो भी एक समूह हो गया। जहाँ पे भी 2 या 3, 4, 10 लोग रहेंगे वो समूह हो गया। और अंत मतलब अपने अंदर में। मित्र, अगर हम लोग 10-15 लोग मित्र हैं तो वो भी हमारा अंत समूह हो गया। परिवार भी हमारा अंत समूह है। ठीक है, जहाँ पे मिल करके रहते हैं हम लोग अपने, और अपनापन दिखाते हैं कि नहीं ये हमारा है। देखिए, अर्थ समझते हैं। अंत समूह एक समाजशास्त्रीय अवधारणा है जो उन समूहों को संदर्भित करती है जिसके साथ व्यक्ति अपनी पहचान बनाता है ना। जैसे हम दोस्त हो गए, 10-15 लोग दोस्त हो गए, तो सारे लोग दोस्त क्या करते हैं, एक दूसरे से पहचान बनाते हैं। परिवार में भी हम एक दूसरे से क्या करते हैं, पहचान बनाते हैं, जिसके साथ वह जुड़ाव महसूस करता है, जिसके साथ हम अपने आप को क्या करते हैं, जुड़ाव महसूस करते हैं। अंत समूह की विशेषताएं इस प्रकार है। सदस्यता देखो, अंत समूह के सदस्य एक ही समूह के हिस्से के रूप में खुद को देखते हैं। और जैसा परिवार हो गया तो हम लोग एक ही समूह के रूप में देखते हैं, ऐसा थोड़ी ना मानते कि हम उस घर के सदस्य हैं। साझा पहचान, अंत समूह के सदस्य एक साझा पहचान और उद्देश्यों को साझा करते हैं। मतलब क्या करते हैं, एक दूसरे से साझा करते हैं। हम कुछ उसको देते हैं, वो हमको कुछ देते हैं। एक दूसरे से हम लोग क्या महसूस करते हैं, जुड़ाव महसूस करते हैं। सामाजिक समर्थन, समाज में एक दूसरे को हम लोग क्या करते हैं, समर्थन करते हैं। अन्य समूह के उदाहरण जैसे देखो, परिवार, परिवार एक अंत समूह का उदाहरण है जहाँ सदस्य एक दूसरे के साथ जुड़ाव रहते हैं, मिल करके रहते हैं। मित्र समूह, इसमें भी व्यक्ति एक दूसरे से क्या करते हैं, मिल करके रहते हैं। सांस्कृतिक समूह मतलब मेरा भी संस्कृति एक ही है और अगला व्यक्ति की भी संस्कृति एक ही है, तो जब कोई पूजा पाठ होता है तो हम लोग एक साथ मिल करके करते कि नहीं करते हैं। ठीक है, अंततः समूह की अवधारणा समाजशास्त्र में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह व्यक्ति के सामाजिक पहचान को और जुड़ाव को समझने में मदद करती है। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों सांस्कृतिक विलंबता। सांस्कृतिक विलंबता, सांस्कृतिक विलंबता को हम समझाने से पहले थोड़ा सा हम आपको यहाँ पे लाना चाहेंगे दोस्तों। देखिए ये वाला टेलीफोन का आविष्कार देखो, टेलीफोन एक भौतिक संस्कृति का एक हिस्सा है। ठीक है, यह तेजी से विकसित हुआ है, लेकिन लोगों को यह समझने में समय लग गया कि कैसे इसका उपयोग करना है, इसका सामाजिक अर्थ क्या है ना। टेलीफोन आया, टेलीफोन का तो जो आविष्कार हुआ, इसका बढ़ोतरी हुआ, विकास हुआ, बहुत तेजी से हुआ, लेकिन लोग इसके बारे में जाने, हर चीज़ का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, उसके बारे में नहीं जान पा रहे हैं। हम लोग मोबाइल भी ले रहे हैं, क्या सारा चीज़ के बारे में जान पा रहे हैं, नहीं। तो जितना तेज़ी से मोबाइल बढ़ रहा है उतना तेज़ी से हम लोग उसका उपयोग करने के बारे में नहीं जान रहे हैं। यही हमारा क्या है दोस्तों, सांस्कृतिक विलंबता है, कि जो ये हमारा चीज़ें वो विकास तो बहुत अधिक कर रहा है, लेकिन उसके बारे में हम समझ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो इसका अर्थ देखिए, सांस्कृतिक विलंबता एक समाजशास्त्रीय अवधारणा है जो 2 या 2 से अधिक संस्कृतियों के बीच अंतर और टकराव को
संदर्भित करता है। मतलब देखो जो हमारा मोबाइल है, मोबाइल तो बढ़ रहा है लेकिन हमारे समाज में उसके बारे में लोग जान नहीं रहे हैं, तो कहीं ना कहीं टकराव हो रहा है। एक तरफ से वो विकास कर रहे हैं लेकिन हम लोग उनके बारे में समझ नहीं पा रहे, हमारा विकास नहीं हो पा रहा है, तो कहीं ना कहीं डिफरेंट पैदा हो गया है ना। यह उदाहरण विशेष रूप से तब प्रासंगिक होती है ना जब विभिन्न संस्कृतियों के लोग एक दूसरे के साथ आते हैं और उनके बीच सांस्कृतिक मतभेद के कारण समस्या उत्पन्न होती है। ठीक है, मतलब जब दो सांस्कृतिक एक सामने आते हैं और एक अधिक विकास करती है और एक वो कम विकास करती है, तब इस प्रकार की समस्याएं देखने को मिलती है। यहाँ पे आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। देखो जब भौतिक संस्कृति गैर भौतिक संस्कृति की तुलना में तेजी से बदलती, देखो भौतिक संस्कृति हो गया जैसे मोबाइल, टेलीफोन, इंटरनेट ये सब, और गैर भौतिक संस्कृति हो गया जो हम उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं कि उसको कैसे प्रयोग करना, हमारा समाज से रिलेटेड है। भौतिक संस्कृति मतलब मोबाइल और गैर भौतिक संस्कृति मतलब हमारा समाज, रीति रिवाज की तुलना में तेजी से बदलती है, जिससे सामाजिक मूल्यों और विश्वासों के साथ तालमेल बिठाने में कठिन हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो भौतिक सांस्कृतिक मोबाइल है वो तेजी से आगे बढ़ रहा है, गैर भौतिक संस्कृति के जो हमारा रीति रिवाज है, जो हमारा ज्ञान बुद्धि है, उसको हम अच्छे से समझ नहीं पा रहे हैं। उदाहरण के लिए देखो तकनीक और प्रौद्योगिकी में तेजी से बदलाव होती है। ठीक है, प्रौद्योगिकी में अधिक तेजी से बदलाव होती है, जैसे मोबाइल हो गया, टेलीफोन हो गया, सब और ये सब को हम लोग बोलते हैं भौतिक संस्कृति। ठीक है, लेकिन समाज के मूल्य और मानदंडों जो है, नैतिक मानदंडों, उसको हम बोलेंगे गैर भौतिक संस्कृति। ठीक है, में बदलाव उतना ही तेजी से नहीं होती है। मतलब जितना तेजी से हमारा भौतिक संस्कृति में होती है, जैसे तकनीकी, प्रौद्योगिकी, टेलीविजन, इंटरनेट ये सब में, उतना तेजी से हमारे समाज के मूल्यों में विकास नहीं होता, यानी कि गैर भौतिक संस्कृति में उतना तेजी से विकास नहीं होता है। जैसे मैंने आपको फोन का आविष्कार बता दिया कि टेलीफोन जो है भौतिक संस्कृति का एक हिस्सा है, या तेजी से विकसित हुआ, लेकिन लोगों इसको समझने में समय लगा दिए कि इसका उपयोग कैसे करना है ना। सेम इंटरनेट देखिए, इंटरनेट भी एक भौतिक संस्कृति का एक उदाहरण है, यह बहुत तेजी से विकसित हुआ, लेकिन लोगों को इस बात पर बहस करने में समय लगा कि इंटरनेट का उपयोग कैसे करना और इसे नियंत्रित कैसे करना है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यही हमारा सामाजिक विलंबता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको चढ़ा बढ़ा करके आंसर लिखना दोस्तों, जितना कम समय में हो सकता था मैंने आपको देने का प्रयास किया। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।